हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस पे। कि हो गई पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं ये आग लगनी चाहिए। तो आइए साथियों, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं और इस सूरत बदलने के लिए। तो साथियों आइए, हम सब लोग आज फिर से मेहनत करते हैं और तैयार हो जाते हैं अपने घर वालों के लिए और अपने परिवार के लिए, अपनी माता पिता के लिए और अपने भविष्य के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो उठाइए कलम और कॉपी और आ जाते हैं फिर मनोविज्ञान के साथ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो साथियों, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में मनोविज्ञान के बारे में और मनोविज्ञान के परिचय के बारे में, मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में और मनोविज्ञान से हमारे क्या क्या ब्रांचेस थे, क्या क्या परिभाषाएं थीं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, तो उसके आगे आज हम चलते हैं अगले क्रम में। आज जो हमारा टॉपिक हम लेकर आए हैं बाल मनोविज्ञान, यानी बाल विकास। मनोविज्ञान का एक पोर्शन होता है बाल मनोविज्ञान, तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे। तो साथियों, क्या होता है बाल मनोविज्ञान, हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं। मनोविज्ञान, जैसा कि हमने आपको बताया था, मनोविज्ञान होती है एक सकारात्मक विज्ञान। सकारात्मक विज्ञान होती है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि निश्चित वातावरण में मनुष्य के सीमित व्यवहार का जो हम अध्ययन करते हैं वो मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब बात आ जाती है फिर बाल मनोविज्ञान क्या होती है। मनोविज्ञान आप लोग समझ गए। अब साथियों, मनोविज्ञान तो आप समझ ही गए। अब बाल मनोविज्ञान होती है, बाल मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते हैं जो बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, यानी 18 वर्ष से कम आयु के मानव का हम जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि जब बच्चा गर्भ में बनता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था को हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्रो एंड क्रो एक दार्शनिक हुए हैं, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बाल मनोविज्ञान को वर्णन किया है या परिभाषा दी है। तो उन्होंने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान बच्चे के जन्म से लेकर उसके विकास की प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान देता है। फिर से एक बार परिभाषा ध्यान देना, बहुत जरूरी परिभाषा है। क्रो एंड क्रो जी ने कहा कि बाल मनोविज्ञान बच्चे के जन्म से लेकर उसके विकास की प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान देती है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेगा और जब तक विकास होगा, उन सब की जो प्रक्रियाओं की जो जानकारी होगी वो हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि अर्थात मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं, यानी बाल मनोविज्ञान वह सकारात्मक विज्ञान है जो बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी बाल मनोविज्ञान वह सकारात्मक ज्ञान है जिसमें हम लोग बच्चे के बिहेव का, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसको ही हम लोग बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया साथियों। अब बाल मनोविज्ञान में हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विकास और वृद्धि को। तो विकास और वृद्धि से ही हमारा विकास की बात होती है अगले की बाल मनोविज्ञान की। तो आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जो विकासात्मक कार्य का जो संप्रत्यय है, जो विकासात्मक कार्य है या विकास के बारे में जो संप्रत्यय सबसे पहले दिया है वो हीलिंगबर्थ महोदय ने दिया है। हीलिंगबर्थ महोदय ने। विकासात्मक का मतलब यहाँ पे होता है उम्र के अनुसार विकास, उसको कहते हैं विकासात्मक, यानी कि उम्र के अनुसार विकास। ये बात सबसे पहले किसने बताई है? हीलिंगबर्थ महोदय ने बताई है। आगे चलते हैं साथियों। सबसे पढ़ते हैं हम इसमें वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि और विकास क्या है? तो विकास की ये कुछ विकास के बारे में मैंने लाइनें बताई हैं, और ये परिभाषाएं हैं, ये परीक्षाओं में आ जाती हैं। तो विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट परिभाषाएं हैं वो पहले मैंने लिखवा दी है। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ते हैं कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यानी कि विकास जो है वो लगातार चलती है, धीरे धीरे सतत विकास प्रक्रिया है। यानी विकास जो है धीरे धीरे लगातार चलता रहता है। ये बात कही है स्किनर महोदय ने। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आ जाती है कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। ये किसने कहा है कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है? ये कहा है आपके वुडवर्थ महोदय ने। यानी कि
जो विकास और आपका वंशानुक्रम है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। विकास और क्या वंशानुक्रम, वातावरण का पढ़ना, गुणा वंशानुक्रम। विकास जो है आपका वातावरण और वंशानुक्रम का गुणनफल है। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, ये बात कही है वुडवर्थ महोदय ने। ठीक है साथियों, इसके अलावा हम अगली परिभाषा पे चलते हैं। ये जो कही है आपकी मुनरो जी ने। मुनरो ने कहा कि विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। यानी कि विकास का जो हम अध्ययन करेंगे, जो बच्चा जब गर्भ में होता है उस अवस्था को बोलते हैं भ्रूणावस्था। तो उस भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले जितने परिवर्तन हम लोग देखते हैं किसी भी मनुष्य या मानव में, वो सब विकास के अंतर्गत आता है। ये बात कही है मुनरो महोदय ने। अगली परिभाषा आ जाती है, लास्ट परिभाषा जो विकास के बारे में कही है हरलाक महोदय ने। तो उन्होंने कहा है कि विकास एक सुसंबद्ध तथा क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। यानी कि समझाता हूँ आपको, हरलाक महोदय ने क्या कहा है कि विकास जो है एक सुसंबद्ध और क्रमिक, यानी एक दूसरे से रिलेटेड, उसको बोलते हैं सुसंबद्ध, और क्रमिक यानी कि विकास जो है वो एक क्रम से चलता है। तो उनके अलावा जो उनमें परिवर्तन होते हैं उनकी श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है, जिसके बाद में जो हम लोग नया योग्यताएं सीखते हैं, नया कुछ सीखते हैं, और नया जो हम लोग के अंदर विशेषताएं जन्म लेती हैं, वही चीज़ जो है विकास कहलाती है। ये बात कही है साथियों हरलाक महोदय ने। ठीक है साथियों, अब विकास क्या है, ये दो तरह से बढ़ होता है। विकास जो है दो दिशाओं में होता है हमारे शरीर में। शारीरिक विकास जो है वो दो तरह से होता है। पहले नंबर एक होता है मस्तोद्यमकी विकास। मस्तोद्यमकी विकास का मतलब होता है सिर से लेकर पैर की ओर। पहले मस्तिष्क का होगा, उसके बाद फिर बीच का होगा, उसके बाद फिर पैरों का होगा। यानी कि सिर से पैर की ओर। इसके हमारे और भी कई नामों से हम जानते हैं मस्तोद्यमकी विकास को। इसको हम लोग सिफेलोकॉर्डल के नाम से भी जानते हैं, सिरोन्मुखी नाम के भी जानते हैं, और सिरपुच्छीय विकास के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक प्रकार का शारीरिक विकास हो गया, दो दिशाओं में होता है मस्तोद्यमकी विकास, सिर से पैर की ओर। दूसरा प्रकार होता है निकट से दूर की ओर विकास। यानी कि पहले जो पास का अंग होंगे उनके विकास होगा, बाद में दूर के अंग होगा। तो पहले एक पास का मतलब क्या होता है, जो केंद्रीय भाग होता है हमारे शरीर का, यानी जो बीच वाला पोर्शन होता है, यानी जो मध्य भाग होता है। तो इन्होंने बताया कि पहले जो है हमारे मध्य भाग का विकास होता है, उसके बाद में हमारे ऊपर के और नीचे के शरीर का विकास होता है। यानी कि पहले केंद्र भाग या मध्य भाग, बाद में सिर और पैर का विकास, यानी बाद में और अंगों का विकास। तो ये हो गया आपका निकट दूर विकास। तो विकास हमारा शरीर का विकास ये दो तरह से होता है। ठीक है साथियों, अब इससे आगे चलते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। ये कई बार आ जाता है कि कोई अंतर दे दिया वृद्धि और विकास का, पूछ लेता है। तो सबसे पहला बात करते हैं वृद्धि और विकास में सबसे पहला अंतर क्या है कि जो वृद्धि होती है वो साथियों मूर्त होती है। यानी वृद्धि जो किसी मनुष्य में या किसी सजीव प्राणी में होती है वो हमको दिखती है ना, यानी जो वृद्धि है वो मूर्त होती है। अब विकास की बात करते हैं, विकास अमूर्त होता है। विकास जो होता है वो हम लोग को दिखता नहीं है, विकास अपने आप में होता रहता है अंदर अंदर। दूसरा इसमें होता है हमारा अंतर, जो वृद्धि की दिशा है वो निश्चित नहीं होती है। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है, वृद्धि असीमित हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो विकास है उसकी दिशा निश्चित होती है। समझ रहे हैं आप लोग। तीसरा हम आपका प्रकार अंतर है मेन इसमें कि जो वृद्धि होती है वो कुछ समय बाद रुक जाती है। आपने देखा होगा जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग का जन्म होता है और कुछ सालों बाद हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है, धीरे 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 एक निश्चित उम्र के बाद हमारी वृद्धि जो होती है साथी वो एक रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है हमारा वो संपूर्ण जीवन चलता रहता है। समझ रहे हैं किससे, कैसे संवेगात्मक विकास है और हमारा मानसिक विकास है और बहुत प्रकार के विकास हैं जो कभी ना कभी हमारे जीवन में संपूर्ण जीवन चलते रहते हैं। यानी हम संपूर्ण जीवन कुछ ना कुछ अपने आप में विकास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब ऐसे वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। वृद्धि को हम लोग
माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है वो मात्रात्मक तो होता ही होता, उस साथ में गुणात्मक भी होता है। विकास के हम लोग गुणों को भी माप सकते हैं और वृद्धि की सिर्फ हम मात्रा को ही माप सकते हैं। इसी प्रकार जो वृद्धि होती है उसका तो मापन संभव है कि किस तरह से व्यक्ति की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना वजन है, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन जो विकास है उसका मापन संभव नहीं है कि किस व्यक्ति ने कितना विकास कर लिया है, कितना अपना माइंड विकास कर लिया है, कितना अपना संवेग विकास कर लिया, कितनी अपनी चेतना विकसित कर ली है ये चीज़ का कभी भी मापन संभव नहीं है। तो साथियों ये मुख्य अंतर हो गया आपके वृद्धि और विकास में अंतर। अब इसी टॉपिक में साथियों आ जाता है अगला पोर्शन कि विकास के सिद्धांत। ये विकास के सिद्धांत कभी कभी आ जाते हैं, तो मैंने जो मुख्य सिद्धांत हैं बस तो 20 सिद्धांत हैं इसके, लेकिन जो मेन सिद्धांत हैं साथियों परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सिद्धांत मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो साथियों चलते हैं पहले सिद्धांत की तरफ। पहला सिद्धांत है सरल से जटिल की ओर, यानी कि जो विकास होता है वो पहले सरल होता है और उसके बाद में धीरे धीरे साथियों जटिल की ओर चलता है। यानी कि आपने मैंने उदाहरण मैंने लिख दिया ये, जैसे आपने देखा होगा कभी कोई पौधा होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है वो पहले एक बीज के रूप में होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन जब उस बीज को बोया जाता है, बीज फिर अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद भाई बीज धीरे धीरे एक पौधे का जन्म होता है, फिर भाई पौधा धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यानी कहने का मतलब जो है विकास सरल से जटिल की ओर हो गया। तो ये आपका हो गया। दूसरा है विकास का सिद्धांत अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत यानी कि सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए, आपस में कनेक्टेड, एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए। अब मान लिया विकास स्टार्टिंग में ही खराब हो गया, मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ, मान लिया स्टार्टिंग में क्या होता है अगर वो बीमार हो जाता है, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया तो क्या होता है वो उसका शरीर कभी उस तरह से ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा लास्ट में जैसे और बच्चों की अपेक्षा। तो यानी कि अगर एक चीज़ खराब हो गई, एक पक्ष खराब हो गया तो दूसरा पक्ष स्वतः खराब हो जाएगा, उसको खराब होना ही होना है। इसलिए कहा गया है कि विकास का जो सिद्धांत है वो अंतर संबंध का भी सिद्धांत है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? आप लोग कमेंट में बताया करिए कि क्या हमको सुधार करने की ज़रूरत है और क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं, आपको हमको बताएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे। अब अगला सिद्धांत आ जाता है साथियों असमान गति का सिद्धांत। यानी कि इसमें बताया गया जो सारी अवस्थाएं जो होती हैं हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इसमें जो विकास का सिद्धांत है वो अलग अलग गतियों से होता है। यानी कि शैशवावस्था में जो विकास होता है वो सबसे तीव्र गति से होता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं शिशु अवस्था के बच्चे, उनमें जो विकास है बहुत तीव्र गति से होता है, उनकी सीखने की क्षमता भी बहुत तीव्र गति से होती है। जब उसके बाद में हमारी साथियों बाल्य अवस्था आती है तो उसमें जो विकास होता है वो थोड़ा धीमा हो जाता है, यानी विकास हल्के शुरू हो जाता है। फिर जब उसके बाद बाल्यावस्था से बच्चा निकलता है फिर किशोरावस्था आती है, फिर उसमें विकास बहुत तेज़ी से हो जाता है। एकदम आप देखते हो कोई बच्चा 10-12 साल का है, फिर उसके बाद एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ गया, दाढ़ी मूछें बहुत तेज़ी निकल आई, शरीर एकदम बहुत अच्छा हो गया, लड़कियों में भी बहुत सारे गुण बढ़ जाते हैं एकदम बहुत सारी। तो वो हमको देखने को मिलता है। यानी कि असमान गति का सिद्धांत, यानी विभिन्न अवस्थाओं में जो हमारा ग्रोथ है, विकास है, वो अलग अलग तरह से होती है। ठीक है। अब अगला आ जाता है सिद्धांत विकास का व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक से नहीं है, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है साथियों, तो असमान गति का सिद्धांत होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, जिसमें आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी दो लोग एक से नहीं हो सकते, हर आदमी में कुछ ना कुछ अंतर है। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत यही बताता है कि दुनिया में दो बच्चों का विकास भी एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे क्यों ना वो दोनों बच्चे जुड़वा भाई हों, जुड़वा भाई बहन हों, समझ रहे हो, चाहे एक ही जगह रहे हों, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंट जरूर होंगे, कुछ ना कुछ व्यक्तित्व भिन्नता जरूर होगी। यही होता है हमारा व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। अब अगला सिद्धांत आता है साथियों हमारा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, इसका क्या मतलब है निरंतरता का सिद्धांत? कि जो अलग अलग क्षेत्रों में संपूर्ण जीवन चलता रहता है, यानी कि निरंतरता रेगुलरिटी, विकास जो है अलग अलग क्षेत्रों में रेगुलर चलता रहता है। कुछ ना कुछ आदमी अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है, कुछ ना कुछ डेवलप करता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें हमेशा विकास होता रहता है। तो वही सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। साथियों इसके अगले आता है आपका अगला सिद्धांत निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी कि कोई भी चीज़ जो है
वो हमेशा एक क्रम में चलती है, निश्चित क्रम में चलती है, यानी जो विकास है वो भी एक निश्चित क्रम में होता है। इसको मैंने थोड़ा और स्पष्ट कर दूँ कि दुनिया के हर बच्चे में पहले से निश्चित है कि क्या निश्चित है कि पहले सबसे पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद किशोरावस्था आएगी, यानी कि हर चीज़ जो है वो एक निश्चित क्रम में है, तो निश्चित क्रम से ही विकास होगा। तो वही होता है निश्चित क्रम का सिद्धांत। अब अगला सिद्धांत आता है साथियों एकीकरण का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है कि जो बच्चा होता है ना, आपने देखा होगा बचपन में कोई जब छोटा बच्चा होता है, जो मान लिया कोई बच्चा किसी चादर पे लेटा है, किसी बेड पे लेटा है, अब उसको कोई खिलौना चाहिए, तो वो क्या करता है, रोता है। रोने के बाद उसको खिलौना चाहिए तो वो क्या करता है, उसको हाथ से नहीं उठा पाता है, तो वो अपना पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा करके उसको चादर को खींच के सीधे खिलौना अपने पास में कर लेता है, हाथ पैर मार के, यानी वो अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। लेकिन बाद में जब वो समझ जाता है कि ये खिलौना हाथ से उठेगा, जब वो समझदार हो जाता है तो वो सीधे अपने हाथ से उठाना सीख जाता है खिलौना। वही चीज़ इसमें सिखाई गई है कि एकीकरण का सिद्धांत, कि शुरुआत में बच्चा कोई भी कार्य करने के लिए अपने संपूर्ण शरीर का यूज करता है, बाद में किसी एक निश्चित अंग के द्वारा वह काम वो करना सीख जाता है, तो वो होता है एकीकरण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत साथियों है वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो विकास है वो एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। विकास एक सीधी रेखा में ना होकर वर्तुलाकार या चक्राकार होता है, यानी कि जो विकास होता है अर्थात विकास एक दूसरे विकास पर निर्भर करता है। जो विकास होता है वो हमेशा एक दूसरे पर निर्भर करता है। जब पहला विकास होगा उसके बाद ही दूसरा विकास होगा, जब पहला ही नहीं होगा तो दूसरा कैसे हो जाएगा। तो वो हो गया आपका वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। इस तरह से इसको बनाते हैं, साइन दिखाते हैं। अब अगला आ जाता है आपका पूर्व कथनीय भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी कि हम कैसे किसी बच्चे को देखकर कोई पूर्व कथन लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल के ऐसा होगा या ऐसा होगा। हमारे मनोविज्ञान में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि विकास की दिशा कभी विपरीत नहीं होती है। विकास जो हमेशा है एक निश्चित क्रम में चलता है। कभी ऐसे आपने देखा कोई बच्चा पैदा होते ही बाल्यावस्था में पहुंच गया? नहीं ना, पहले उसकी एक शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी। तो इसीलिए हम उसका पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस उम्र में ये इतना बड़ा हो जाएगा, या इस उम्र में इसकी आवाज़ ऐसी हो जाएगी, इस उम्र में ये ऐसा दिखेगा, इस उम्र में इसके बाल आ जाएंगे, इस उम्र में इसकी दाढ़ी आ जाएगी। तो वह चीज़ होती है पूर्व कथनीय या भविष्यवाणी का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है साथियों आनुवांशिकी एवं वातावरण का सिद्धांत। विकास में साथियों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्हीं का होता है। विकास में सबसे ज़्यादा फर्क इन्हीं से पड़ता है, आनुवांशिकी और वातावरण से। बताया जाता है कि आनुवांशिकी और वातावरण का जो सिद्धांत है ये बच्चे के विकास में 50-50% अपना योगदान देता है। 50% योगदान बच्चे के विकास पर होता है उसके आनुवांशिकी का, यानी उसके माता पिता का, उसकी हेरिडिटी का, उसके पूर्वजों के कैरेक्टर का, और 50% जो उसका योगदान होता है उसके वातावरण का होता है। अब वातावरण में साथियों क्या क्या आ जाता है? वातावरण में उसके लिए जो पोषण मिलता है वो पोषण जाता है, और उसका जो समाज होता है वो उसके वातावरण में आ जाता है। इस टॉपिक को हम बाकी डिटेल में आपको पढ़ाएंगे अगले किसी लेक्चर में। ये अपने आप में पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, आनुवांशिकी और वातावरण। तो इसको बाकी हम फिर और अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो साथियों कैसा लगा आपको ये लेक्चर आज का? बाल विकास का पहला टॉपिक हमने आपको आज पढ़ाया। तो मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको लगभग अच्छे से सब समझाया जाए। फिर भी अगर आपको कहीं पे समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो साथियों और मैं आपको एक बात बता दूं कि बाल विकास अपने आप में एक सबसे अनोखा और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बाल विकास पढ़ा रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पूरी दुनिया के किसी भी यूट्यूब चैनल को खंगाल कर देख लीजिए। अगर इतना बढ़िया कंटेंट हम लोग जो दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और कोई दे दे, मार्केट में 352 किताबें आती हैं, आप लोग खरीदते फिरते हो कि सर ये बुक बता दो, वो बुक बता दो, सब फर्जी किताबें हैं। फर्जी का मतलब ये किताबें गलत नहीं हैं, लेकिन उनमें ढेर सारी रामायण हैं। आप उसमें कहाँ से ढूंढोगे कि क्या चीज़ पचाने की है, क्या चीज़ खाने की है, क्या चीज़ फेंकने की है। हम क्या करते हैं, उन सारी किताबों से आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छा अच्छा मैटर ढूंढ के लाते हैं और आप लोग की मदद करते हैं। तो साथियों आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए और लगातार प्रयास करिए। हम लोग डेली आपके साथ मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। ठीक है साथियों, लगातार आप लोग आइए और अपनी सफलता निश्चित कीजिए। ठीक है साथियों, थैंक यू।